बिल्कुल, मैं हल्फन बोलता हूँ। ना अपना घर है उसके पास, मैं किसी को फाइनेंशियल जज नहीं कर रहा। मैं क्योंकि रहा हूँ साल, मुझे पता है। ना अपना घर है, ना अपनी गाड़ी है, ना कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। और वो एक और चीज़ को भी देखती ही है। बड़ी एक्ट्रेस है सर। वो सर बड़ी थी, अब नहीं रही। कि मैं क्योंकि बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हूँ। मोहसिन अब्बास और फातिमा सोहेल केस में बच गई थी। इस केस में टोटली एक्सपोज हो चुकी है ऑन द मीडिया। तभी किसी शो या किसी ड्रामा में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तो क्या ऐसी खातून कल को किसी और असवद को ट्रैप करेगी? तो कल को कोई और नादिश आएगी, कोई और असवद आएगा, तो कल को अगर वो बंदा अपनी जान से गया तो फिर कौन खड़ा है यहाँ इंसाफ के लिए? असवद हारून और नाज़िर जहांगीर का मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस है, लेकिन ये मामला और ये केस अपने अख्ताम को पहुँचने जा रहा है। जी हाँ, बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट, और ये केस को देख रहे हैं। ये सारा मामला क्या है? क्या नाज़िर जहांगीर गिरफ्तार होने जा रही हैं? कितनी सज़ा होगी? क्या मामला है? इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फॉर टाइम। बाबर साहब बताइएगा, सीनियर एडवोकेट हैं, आपने बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की हैं, लेकिन ये केस एक मैं नया ही देख रहा हूँ। बताएं क्या मामला, कहाँ तक पहुँचा, गिरफ्तारी होने जा रही है, कब तक हो सकती है, क्या सज़ाएं हैं? असल में मामला ये है कि हमारे लिए तो नया नहीं है, क्योंकि हमारी तो रूटीन वर्क है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा केस इस तरह था कि मीडिया में आ गया। हालांकि मामलात जो हैं दुनिया के चलते ही रहते हैं, क्योंकि दोनों पर्सनैलिटीज़ मीडिया सेंसेशन है। जी डेफिनेटली बात तो सही कर रहे हैं आप। असल में इशू यहाँ पे सबको पता है कि गाड़ी जो है वो असवद के नाम की थी, जो गाड़ी इसके पास है। फर्दर जो रकम थी वो थ्रू अकाउंट गई थी, बैंक अकाउंट के थ्रू गई थी। अब वो भी मामला सारे सामने ही है। अब इशू ये है कि ये इसने अपना एक जो राइट इस्तेमाल कर सकता था एज ए पाकिस्तानी, इसने अपनी जो एक एफआईआर करवाई, फिर उस एफआईआर की एवज ही इसने एक इस्तगासा प्राइवेट कंप्लेंट जिसको कहते हैं, इसने कोर्ट में फ़ाइल की। जैसे ही इसने प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में फ़ाइल की तो कोर्ट ने उसको तलब कर लिया। अब जैसे ही कोर्ट ने तलब किया तो ये कोर्ट में पेश नहीं हुई। जैसे ही नॉन बेलेबल वारंट निकले, इसके घर में मजंग घर है इसका पुराना, जो इसका एड्रेस है, तो उस घर में जब पुलिस गई है तो ये नॉन बेलेबल वारंट को मनसूख करवाने के लिए कोर्ट में से इसने रजू किया। कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट तो मनसूख किए, इससे एक श्योरिटी ज़मानती जिसको कहते हैं मुचलका फिल करके, और उतनी देर तक ये कोर्ट में इसको सरेंडर रखा गया। सरेंडर रखने का मतलब ये कि समझ लें कि ये गिरफ्तार रही। कि कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट के रूम से बाहर नहीं जा सकती जब तक आपका मुचलका नहीं हो जाता। मुचलका होने के बाद इसने क्या किया, इसने एक दो डेट्स पर अपनी आई है, लेकिन फिर जो है वही हीले बहाने इसने करना शुरू कर दिए कि जी मेरी आज बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो इसने मेडिकल एक दो दफ़ा पेश किया। जैसे ही मेडिकल पेश हुआ तो मेडिकल को हमने देखा, ऑब्ज़र्व किया, तो हमें पता लगा ये जाली और बोगस है। उसकी बाबत मैंने 4766 की एक एप्लीकेशन होती है, जब आप कोर्ट के साथ फॉर्जरी करते हैं तो कोर्ट को अगर आपने कोई एप्लीकेशन देनी है उस फॉर्जरी की बाबत, तो वो सेक्शन 476 के तहत ही आती है। उसमें भी इसको नोटिस हो जाता है। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो फिक्स हो जाती है। जब लास्ट डेट फिक्स होती है तो ये लास्ट डेट पर भी पेश नहीं होती है कि मेडिकल पेश कर देती है। ठीक है, इसमें मामलात जो हैं फिर उसकी तरफ से वकला पेश होते हैं, अपने दलाइल देते हैं और भरपूर दलाइल देते हैं जी। काफ़ी सारे वकला आ जाते हैं ताकि हो सकता है कोई इसमें इसको हाज़री माफ़ी मिल जाए, लेकिन वो अपने आर्गूमेंट्स करते हैं, इधर हम अपने आर्गूमेंट्स करते हैं। हम कोर्ट को ये बताते हैं कि इसका पिछला एटीट्यूड चेक कर लें। पिछले जो मेडिकल कोर्ट ने कहा था वो मेडिकल भी इन्होंने असल पेश नहीं किए। 476 की एप्लीकेशन इसके अगेंस्ट चल रही है, तो कोर्ट ने इनकी जो हाज़री माफ़ी की एप्लीकेशन थी उसको भी खारिज किया, उनके मेडिकल को भी एक्सेप्ट नहीं किया। फर्दर मोर जो है उसके नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू कर दिए गए कि इसको जो है वो अरेस्ट करके पेश कर दिया जाए। अब उसकी एवज अब ये कहती है यहाँ पर कोर्ट में कि मैं बीमार हूँ, मैं लाहौर में आ नहीं सकती। अब जैसे ही नॉन बेलेबल वारंट निकलते हैं तो ये सेशन कोर्ट में पहुँच जाती है अगले ही सुबह कि जनाब मेरे नॉन बेलेबल वारंट मनसूख किए जाएँ। मैं तो अब देखें, मामला ये है कि एक बंदा बेड पे हो, कोर्ट को कहे कि मैं आ ही नहीं सकता, और अगली ही सुबह नेक्स्ट कोर्ट में चला जाए, तो ये तो साफ जाहिर है कि ये तो चालाकी ही कह सकते हैं इसको ना, कि कोशिश है कि मैं कोर्ट को ये बावर कराऊं कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं चाहूँ तो आऊँ चाहे ना आऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कोर्ट जो है इस मामले को किस तरह देखा? मामला जब ये वहाँ पे गए हैं सेशन कोर्ट में, जब ये गई हैं तो इसके नॉन बेलेबल वारंट मनसूख नहीं हुए, उन्होंने हमें नोटिस कर दिया। अब हम वहाँ पर 16 तारीख थी, 16 तारीख को गए हैं। अब 16 तारीख को इसके लॉयर्स भी पेश हुए जिन्होंने कहा जी नॉन बेलेबल वारंट मनसूख किया जाए। फिर कोर्ट ने ये कहा कि आपके क्लाइंट का एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि उसके नॉन बेलेबल वारंट जो है मनसूख कर दिए जाए। उसकी वजह यह है कि आज 16 तारीख है और आपकी क्लाइंट आज भी कोर्ट में मौजूद नहीं है,
तो फिर फर्दर मोर 22 डेट्स जो है इसमें पड़ी है 22 और 22 तारीख को है दोनों पार्टीज को तलब कर लिया गया। हमने भी पेश होना है, उन्होंने भी पेश होना है। तो गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। अब सेशन कोर्ट में 22 तारीख के फैसला होता है, उस फैसले के बाद अगर ये नहीं पेश होती तो डेफिनेटली अरेस्ट करने का ऑर्डर है जी। असवद, लास्ट में आपसे बात करूंगा क्योंकि चूंकि आपका ये मामला है और आपने बड़ी चीज़ें फेस की हैं और बड़े रिलेशनशिप बनते हैं, दोस्तियाँ भी बनती हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं। आपने क्या चीज़ें अडॉप्ट की, इस चीज़ ने क्या सीखा इस मामले से सारे से? देखें सर, मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में जो है ना, अच्छी सोबत बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे उन लोगों का एतबार ना करें, रिगार्डलेस मेल है या फ़ीमेल है, कि उसकी ना पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व करें। वो आपको चकमा तो नहीं दे रहा, आपके साथ लॉयल है, आपको धोखा तो नहीं दे रहा। असल में मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में ना हर चीज़ की माफ़ी होनी चाहिए, धोखे की माफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान आपको चीट कर रहा है। अब इसमें मामला ये हैं कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे हमारे बड़े हमें समझाते होते हैं ना कि बड़ों की मान के चला करो, तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया। इस केस में मैंने ये देख लिया है कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, कैसे हमारे इदारे जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, कैसे जो मुलजिम हैं या जो फ्रॉड या करप्ट लोग हैं वो कैसे कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं, उसे राय फरार इख्तियार करने के लोग लिए। फीडबैक देते हैं कि असद आप छोड़ दें गाड़ी को, पैसे को छोड़ दें, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपका एक बड़ा मिलियनर लाइफस्टाइल है, तो आपने इस चीज़ को किस तरह देखा है? सर, मैंने इस चीज़ को इस तरह देखा है कि मैं इस चीज़ को जब कंसिडर करता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि एक खातून ने जब मुझे चीट किया है, इदारों को चीट किया है, 1.5 साल मेरे 3-3 शहरों में कचहरियों को चक्कर लगवाए हैं और उसके बाद फिर वो मुझ पे अटैक्स करवाती है इनसाइड कोर्ट्स, फार्म हाउसेस में, आउटसाइड प्रेमिसेस में, तो सर मैं कैसे छोड़ दूँ? मेरी मेंटल हेल्थ डैमेज की गई है, ये पैसा गाड़ी सर मैं 10 कमा सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको ठेस पहुँचाई गई है। अब बात ये है कि अगर मैंने आज एग्जांपल सेट ना की तो क्या ऐसी खातून कल को किसी और असवद को ट्रैप करेगी? तो कल को कोई और नादिश आएगी, कोई और असवद आएगा, तो कल को अगर वो बंदा अपनी जान से गया तो फिर कौन खड़ा है यहाँ इंसाफ के लिए? मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री को और हमारे इदारों को और हमारे मोअज़्ज़ज़ सारे वकीलों को ये चीज़ मैंने साबित शुदा करनी है कि कोई भी किसी के साथ दगा करके ना ऐसे एस्केप नहीं ले सकता। तो बात तो ये है। इसी बात में आपकी एक बात ऐड करूँगा, आपने गाड़ी और पैसों का जिक्र किया। 2 महीने पहले इसने एक बंदा भेजा राया मेरे पास और मेरी लीगल टीम के पास कि मैं मीडिया में माफ़ी मांगती हूँ, गाड़ी में रिटर्न कर देती हूँ, मुझे टेबल टॉक, मैं खुद आके माफ़ी मांगूंगी, गाड़ी रिटर्न कर दूंगी, अमाउंट आप मुझे फॉरगिव कर देना। लेकिन जब हमने ये मौका दिया उसके बाद क्या हुआ? हमारे साथ फिर से बदमाशियाँ, चक्कर, लारेबाजियाँ, एक्सक्यूज़ेज़। यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि आप क्या हो ज़िंदगी में, आपका क्या रद्द अमल है, क्या लाइफस्टाइल है कि आप चंद पैसों के लिए या आप इतने लालची हो या इतने गिर गए हो, इतने ज़मीन में धंस गए हो कि आप ना जजेस की ऑनर कर रहे हो, ना इदारों की ऑनर कर रहे हो, आप सरेआम गालियाँ दे रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। आपको क्या लगता है अदालतें आपके बाप की हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर नहीं हैं। हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि औरत कार्ड खेलना चाह रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खेलने नहीं दे रहे। ले जी, ये थे असद और उनके एक और बात आपकी मैं ऐड करूँगा इसमें। बाबर साहब ने एक बात रिपीट की कि गाड़ी उसके पास और है भी कोई नहीं मेरी वाली गाड़ी के अलावा, तो वापस वो क्यों करे? क्योंकि आप कह रहे हैं उनके हमरा जी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है जहाँ मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया है आपके ज़राए कि हाँ जी ज़राए से पता चला है कि गाड़ी अगर वापस कर दी गई तो दूसरी गाड़ी है कोई नहीं, होंडा सिटी है वाइट एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। मैं बिल्कुल मैं हल्फन बोलता हूँ, ना अपना घर है उसके पास, मैं किसी को फाइनेंशियल चार्ज नहीं कर रहा, मैं क्योंकि रहा हूँ साल, मुझे पता है ना अपना घर है, ना अपनी गाड़ी है, ना कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। और वो एक और चीज़ को भी देखती है, बड़ी एक्ट्रेस है सर वो सर बड़ी थी, अब नहीं रही। अच्छा, अब नहीं रही। इसमें मैं एक और बात कर दूं, अगर ये बात कर रहे हैं ना तो ये ऑन द रिकॉर्ड है, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट कराची में पेश किए हैं वहाँ पे उन्होंने ये शो किया है कि हम रेंट के फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, मलकियत वो कहाँ पे किसी जगह भी साबित नहीं कर सके आज तक। मेरा भी मौक़िफ़ यही था ठीक है। कि बात ये है कि इसके शनाख्ती कार्ड पे एक जगह लाहौर का एड्रेस है, कि इस्लामाबाद का है, कराची का है। आप जो बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक, डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक है। वो जब उन्होंने FIR करवाई तो उसका ये मौक़िफ़ था कि मैं कराची की रहायशी हूँ। मेरा तो कोर्ट में भी यही जवाब था, इनसे सवाल था कि जी मुझे ये बताएं कि इसके शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस है लाहौर का और इसके शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस है इस्लामाबाद का। अब जब मैं इस डिटेल में गया, जब मैं इन केसेस में गया हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मजंग में इसका पुराना घर था लाहौर में, वो वाला है।
सेकंड इस्लामाबाद में इसने एड्रेस लिखवाया, वो उस्मान बेग है, इसका बहनोई उसका घर है। और जब मैं कराची में गया हूँ फिर इसने कहा नहीं जी मैं तो कराची की रहायशी हूँ, तो कराची में पता चला कि ये कह रही है जी मैं रेंट पे रह रही हूँ। तो ये तो सामने डॉक्यूमेंटेशन है, मौजूद है कि यही सारे और मामला। बात मैं इसमें ऐड करूँगा बाबर भाई की बात पे कि वो ये भी सोचती होगी कि जितना बेवकूफ़ मैंने असवद को बनाया है इतने तो है नहीं आप। इतना नहीं, अब नहीं हो ना, तब था, तभी तो ट्रैप हुआ। अब मामला ये है कि अब वो ये देखती है कि मैं क्योंकि बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हूँ, मोहसिन अब्बास और फातिमा सोहेल केस में बच गई थी, इस केस में टोटली एक्सपोज हो चुकी है ऑन द मीडिया, तभी किसी शो या किसी ड्रामा में नज़र नहीं आ रही क्योंकि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब कोई और तो देगा नहीं, खुद अल्लाह माफ़ करे वो कमा नहीं सकती, तो वो ये नहीं समझ रही, बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रही है कि गाड़ी के लिए वो अपना करियर तबाह कर रही है। ले जी, ये असवद थे और उन्होंने अपनी काफ़ी इमोशनल भी हो गया चीज़ों को बताते हुए कि बज़ाहिर एक अच्छा टाइम था, लेकिन उसके बाद बड़े क्राइसिस सामने किए। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।